नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि सर, क्या डीपीआई और ट्राइबल दोनों की ही जो काउंसलिंग है, पदवृद्धि के साथ जो सेकंड काउंसलिंग होनी है, वो साथ साथ होगी या अलग अलग? दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब मतलब जितने भी भाई बहन, चाहे वो वर्ग एक के हों चाहे दो के हों, और यहाँ तक कि जो नई भर्ती प्रक्रिया जो शुरू होगी वर्ग तीन की, वो भी सभी यही चाहते हैं कि दोनों विभागों की जो काउंसलिंग है वो एक साथ हो जाए। और इसलिए क्योंकि कई बार क्या, इस बार भी यही हुआ कि जो भाई बहन पहले डीपीआई में पदस्थ थे, जो ट्राइबल एरिया वाले भाई बहन थे, वो पहले डीपीआई में जॉब करके गए और जैसे ही ट्राइबल की लिस्ट निकली, वो डीपीआई के जॉब छोड़ के ट्राइबल में चले गए, अपने अपने गांव के नज़दीक। और ऐसा ही ट्राइबल में भी पूरी की पूरी जो संभावना है, और ऐसा ट्राइबल में भी हुआ है कि जो भाई बहन ट्राइबल में थे पहले और उनका नाम जैसे ही डीपीआई में आया, वो उनके गांव के नज़दीक डीपीआई में चले गए। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान है, शायद सरकार से भी ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो हो रहा है विद्यार्थियों का। और आप सबको पता है, हम सबको पता है कि विद्यालयों में जो सरकारी स्कूल होते हैं, उनमें मुख्य रूप से कौन से बच्चे पढ़ते हैं? गरीब, किसान, मजदूर, इन सब के बच्चे पढ़ते हैं। तो इन सब का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मुझे ही पता है कि सरकार अरबों रुपए खर्च कर रही है, अरबों रुपए खर्च करने को, शायद खरबों भी हो सकता है, मेरा कैलकुलेशन गलत हो सकता है, सरकार के खरबों रुपए खर्च करने के बाद भी जो अच्छा आउटपुट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका तो मुझे भी यही लगता क्या है, यही सरकार करे तो बहुत अच्छा होगा। तो सरकार से भी मेरा विनम्र अनुरोध है, मैं कोई किसी को आदेश देने की तो मेरी औकात ही नहीं है, तो मैं भी रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ जितना भी। और आप सब भी निवेदन कर रहे हैं और निवेदन ही करिए। और आपने, मुझे पता है कि डीपीआई को भी प्रतिवेदन दिया है, आवेदन दिया है, और आपने ट्राइबल विभाग में भी दिया है। और जो रंजीत सर की टीम है, रंजीत सर की टीम को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि अगर उनकी टीम मेहनत ना करती और अगर विज्ञान वाला जो केस है वो नहीं लगा होता, तो आज मैं माध्यमिक शिक्षक किसी भी हाल में नहीं बन पाता। तो रंजीत सर की टीम को और विज्ञान केस लगाने वाली सब दोनों टीमों को सत सत नमन और दिल से धन्यवाद। मैं बिल्कुल पूरे सच्चे मन से कह रहा हूँ कि यह आप लोगों की मेहनत का ही नतीजा है कि मेरे जैसे सैकड़ों नहीं हजारों बच्चों की नौकरियां लग सकीं। अगर आप मेहनत ना करते तो शायद हम आज भी बेरोजगार ही रहते और कहीं ट्यूशन पढ़ा रहे होते किसी के घर में, या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में। जैसे आज ही एक भाई से मेरी बात हुई कि सर, मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ और मेरी सैलरी 12,000 रुपये महीने है। तो आप मुझे बताओ, कोई व्यक्ति योग्य होने के बाद, सारी योग्यता रखता है, उसके बाद भी वो क्या सैलरी पा रहा है? कुछ भी नहीं। और जैसे व्हाट्सएप पर भी एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज मैंने कम से कम 2-3 बार देखा है कि ये है सरकारी स्कूल के मास्टर का घर और ये है प्राइवेट स्कूल के मास्टर का घर, ये है सरकारी स्कूल और ये है प्राइवेट स्कूल। तो हर व्यक्ति जॉब करना चाहता है सरकारी स्कूल में, लेकिन अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएगा? प्राइवेट स्कूल में। तो ये गलतियाँ हमारी भी तो हैं। आप मुझे बताओ, क्या हमें अपने ही विभाग पर, क्या हमें अपने ही साथियों पर भरोसा नहीं है जो हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं? अगर हम सरकारी शिक्षक, कम से कम मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारा का सारा जो सरकारी विभाग है वो, अगर सरकारी शिक्षक का बच्चा भी, शासकीय शिक्षक का बच्चा भी शासकीय विद्यालय में पढ़ेगा, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि शासकीय विद्यालयों का काया पलट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर सभी शासकीय कर्मचारी भी अपने अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाने लगे, शासकीय विद्यालय में पढ़ाने लगे, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि भारत की पूरी शिक्षा पद्धति अपने आप बदल जाएगी।
आप मुझे बताओ किस विद्यालय के बच्चों में कोई कमी है? नहीं है। गांव के सारे बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें गाइड करने की। कल एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न पूछा कि सर हम 10-15 मिनट ही बैठते हैं और हमें नींद आने लगती है, हम ऐसा क्यों? तो जो मैंने उत्तर दिया हो सकता है वो सही हो, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो आप भी मुझे बता सकते हैं। मैंने उससे बोला कि बेटा अभी क्या है, लगभग जो 2-2.5 साल हैं वो तो निकल गए कोरोना के समय में, तो जो अध्ययन का जो सिस्टम था वो लगभग पूरा खत्म हो चुका है। तो अभी आपकी बॉडी भी जो न्यूटन का जड़त्व का नियम है उसी के हिसाब से पूरा एक तरह से आलस के मोड में आ चुकी है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं। अगर आप 10-15 मिनट भी अभी पढ़ रहे हैं तो 10-15 मिनट ही पढ़ें और लक्ष्य बिल्कुल बड़ा ना बनाएं कि नहीं आज तो मैं 10 घंटे पढ़ के रहूँगा। आपने 15 मिनट पढ़ा, अगले दिन का टारगेट आप 20 मिनट ही रखिए, 1-2 दिन बाद 20 से 25 मिनट बढ़ाइए। ऐसे कर करके अगर आप 2-2, 4-4, 5-5 मिनट भी बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम 1 महीने के बाद आप प्रतिदिन सेल्फ स्टडी के लिए 4 से 5 घंटे निकाल पाएंगे। और अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए 4-5 घंटे निकालते हैं तो आपको एबव 90% बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और अब मैं वापस अपने ट्राइबल और डीपीआई की लिस्ट पर आता हूँ और जो काउंसलिंग है उस पर। तो दोस्तों चूँकि आप सब प्रयास कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और आपको पता है कि ऑलरेडी यार ना तो अभी मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है और जितना मेरा अनुभव है शायद ऐसा शायद ना हो। अगर होता है तो मैं भी खुश हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी भाई के खिलाफ जा रहा हूँ या फिर सिस्टम के खिलाफ जा रहा हूँ। अगर दोनों विभागों की काउंसलिंग एक साथ होती है तो इससे अच्छा काम शायद कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इससे जिस भी भाई बहन को जहाँ जहाँ रुकना होगा वो वहाँ रुक जाएगा, जहाँ जहाँ जाना होगा वहाँ चला जाएगा। तो बिल्कुल जो आप चाहते हैं वही हो, लेकिन होगा क्या इसको तो अभी आप भविष्य के गर्त में ही रहने दें, क्योंकि आपको सब पता है कि कौन क्या कहता है, क्या होता है, क्या नहीं। ठीक है। और लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी दिल से यही चाहता हूँ कि दोनों विभागों की काउंसलिंग एक साथ हो, वही सबके हित में है। चाहे वो वर्ग 1 वाले भाई बहनों, चाहे वर्ग 2 वाले भाई बहनों, हम सबके हित में हैं। और आशा करूँगा कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, तो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहता हूं। आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, बस आप प्लीज़ शिक्षा का दामन मत छोड़ना, मेहनत का दामन मत छोड़ना और हताश किसी भी हाल में मत होना, बिल्कुल मत होना। जैसे आज हताशा को मैं डिफाइन करता हूँ। आज मैं कुछ फाइल्स अपलोड कर रहा था, मुझे उनकी प्रिंट आउट लेने थे। तो आप यकीन मानिए कि वही फाइल 1-2 बार ट्राई करने के बाद बोलती थी कि फाइल ही नहीं है। ठीक है, आप इस जगह कांटेक्ट करें, इस नंबर से कांटेक्ट करें। और कुछ देर बाद वो फाइल अपलोड भी हो जाती थी, या कुछ डाउनलोड करी तो डाउनलोड नहीं होती थी, फिर बोलती थी नहीं ये सिस्टम में ही नहीं है। तो यही जीवन का है। लगेगा कई बार कि अब तो यार ज़िंदगी कुछ बची ही नहीं। अभी जहाँ बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा एक साथी जो अभी मेरे साथ ही भर्ती हुआ है, तो वो भी कह रहा था, बोले सर पहले तो लगता था यार हमारा जीवन क्या है क्या नहीं। और आप मुझे बताओ मैं आपको क्या लेक्चर दे रहा हूँ यार। गिनती के 16 दिन पहले मैं बेरोजगार व्यक्ति था, आपकी ही तरह। वो तो थैंक्स गॉड और रंजीत सर की टीम को धन्यवाद और विज्ञान केस लगाने वाले टीम को धन्यवाद कि उनकी वजह से मैं शासकीय माध्यमिक शिक्षक बन पाया। तो आप लोग भी बिल्कुल हताश ना हो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और दोस्तों कामयाबी सिर्फ उनको मिलती है जो निरंतर लगे रहते हैं। वो जो कछुआ और खरगोश वाली कहानी है वो कल भी वैलिड थी और आज भी वैलिड है। ठीक है। सो बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी ना घबराएं। आप कामयाब जरूर होंगे, आपका भी शासकीय जॉब जरूर लगेगा, कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो जाए। बस प्लीज़ पढ़ाई किसी भी हाल में बंद मत करना। आशा करूंगा कि आपको मेरी ये बात सही भी लगेगी और आप आशा का दामन किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीन मानिए एक दिन आप कमेंट करेंगे कि सर हमारी जॉब लग गई। तो सभी भाई बहनों को
उनके सरकारी जॉब लगने के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप कामयाब ज़रूर हो, यही मेरी भावना है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।